एक चाय वाले का लड़का कैसे देश का प्रधानमंत्री बन गया। बीजेपी में इतने सीनियर नेता होने के बावजूद कैसे वो बीजेपी का मुख्य कैंडिडेट बन गया। वो क्या क्वालिटीज है जो मोदी को खास बनाती है। पॉलिटिकल करियर इतना आसान तो नहीं होता। फिर मोदी जी की लहर इतनी कितनी स्ट्रांग हो गई कि 60 साल की कांग्रेस की नींव को हिला के रख दिया। तो आइए आज बात करते हैं द राइज ऑफ नरेंद्र मोदी की। 17 सितंबर 1950 मेहसाना डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से शहर वादनगर में एक गुजराती फैमिली में जन्म होता है नरेंद्र दामोदर दास मोदी का। दामोदर दास और हीराबेन की ये तीसरी संतान थे। दामोदर दास की वाडनगर रेलवे स्टेशन पे चाय की दुकान थी। यही काम करके वे घर भी चलाते और बच्चों की पढ़ाई भी करवाते थे। नरेंद्र मोदी स्कूल में तो एवरेज ही थे, बट मानो डिबेटिंग और थिएटर में उनके पास एक गिफ्ट था। उन्हें बड़े बड़े किरदार प्ले करने में बड़ा मजा आता था। जहां आजकल के 8 साल के बच्चे फोन में लगे रहते हैं, उन्होंने उस उम्र में आरएसएस ज्वाइन कर लिया। अब आरएसएस हिंदुत्व आइडियोलॉजी को स्प्रेड करने के लिए और हिंदू कम्युनिटी को साथ लाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है। वहां उनकी मुलाकात उनके पहले मेंटर लक्ष्मण राव इनामदार से होती है, जिन्होंने मोदी को आरएसएस का बाल स्वयंसेवक बनाया। अब सिर्फ 18 साल की उम्र में जशोदाबेन से उनकी शादी कर दी गई, बट मोदी शायद इतनी जल्दी शादी के लिए तैयार ही नहीं थे, तो वे घर से भाग गए। ऑल्दो उन्होंने कभी डाइवोर्स नहीं लिया। अब 2 साल तक नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के कई आश्रम में वे घूमे। इस दौरान स्वामी विवेकानंद के काम से वो बहुत प्रेरित हुए, पर वापस वो वाडनगर नहीं गए, बल्कि अहमदाबाद उनके अंकल के कैंटीन में काम करने लग गए। दोस्तों, शायद कुछ चीजें पहले से ही डेस्टाइंड होती है। यहाँ उन्हें फिर उनके मेंटर इनामदार मिल गए। साल 1971 में अटल बिहारी वाजपेयी बांग्लादेश की वॉर के अगेंस्ट सत्याग्रह कर रहे थे, जिसमें मोदी भी शामिल थे। ये थी उनके जीवन की पहली नॉन पॉलिटिकल एक्टिविटी। इंडिया और पाकिस्तान की वॉर के बाद वो अपने अंकल के यहाँ का काम छोड़ के अब फुल टाइम आरएसएस प्रचारक बन गए। जब जून 1975 में इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई, तो उन्होंने अपोजिशन के कई नेताओं को जेल करवा दी और उनके ग्रुप को बैन कर दिया गया और काफी ह्यूमन राइट्स को भी वायलेट किया गया। गुजरात में आरएसएस की कमेटी जो इमरजेंसी को अपोज कर रही थी, उसका जनरल सेक्रेटरी मोदी को बना दिया गया, बट कुछ टाइम में पूरे आरएसएस पे बैन लगा दिया गया। इसके चलते मोदी को भी अरेस्ट से बचने के लिए कभी साधु बन के तो कभी सिख बन के घूमना पड़ता। अब गवर्नमेंट के खिलाफ वो पैम्पलेट तो बांट ही रहे थे, साथ ही ऑपोजिशन के लोगों को सेफ लोकेशन भी प्रोवाइड करवा रहे थे। इस समय उन्होंने इमरजेंसी के इस फेज में एक किताब भी लिखी, संघर्ष में गुजरात। 1985 में वो आरएसएस से बीजेपी में आते हैं और सिर्फ 2 साल के अंदर बीजेपी को अहमदाबाद म्युनिसिपल इलेक्शन जिताने में अहम योगदान प्रदान करते हैं, जिसके चलते एल के अडवाणी जो बीजेपी के प्रेसिडेंट थे, वो बीजेपी के गुजरात यूनिट का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मोदी को बना देते हैं। अब 1990 की राम रथ यात्रा हो या 1991-92 की एकता यात्रा, सबको ऑर्गेनाइज करने में मोदी ने अहम भूमिका निभाई। साथ ही 1995 और 1998 के इलेक्शंस में मोदी की स्ट्रेटेजीज ही बीजेपी को नई ऊंचाइयों पे लेके जा रही थी। ये मोदी का ऑलराउंड नेचर, जिसमें वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज भी ऑर्गेनाइज कर रहे थे, साथ ही स्ट्रेटेजीज बना के इलेक्शन भी जिता रहे थे, ये उन्हें सबकी निगाहों में ला रहा था। फिर से 1998 के गुजरात इलेक्शन में मोदी की ही स्ट्रेटेजीज ने बीजेपी को जिताया और इस बार सीएम बने केशुभाई पटेल। जब 2001 में केशुभाई की तबीयत खराब हुई और बीजेपी कुछ सीट्स इलेक्शन में हारने लग गई, साथ ही केशुभाई पे पावर अब्यूज, करप्शन और खराब एडमिनिस्ट्रेशन जैसे आरोप लगने लग गए। अब बीजेपी को एक फ्रेश चेहरा चाहिए था जो गुजरात को रिप्रेजेंट कर सके, बट मोदी को डायरेक्टली गवर्नमेंट चलाने का एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए उन्हें डेप्यूटी सीएम का पद ऑफर किया गया। किसे पता था कि मोदी ने जो कहा वो शायद पूरे देश की पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदलने वाला था।
मोदी ने पोजीशन रिजेक्ट करते हुए कहा कि या तो वो पूरी तरह से गुजरात के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे या तो बिल्कुल नहीं होंगे। और इस बोल्ड स्टेटमेंट और साथ ही कोई बेटर कैंडिडेट ना होने की वजह से मोदी रिप्लेस करते हैं केशुभाई पटेल को और इलेक्शन जीत के अक्टूबर 2001 को सीएम की शपथ लेते हैं। ऑल दो ऑफिस संभालने के कुछ समय में ही सीएम एक कंट्रोवर्सी में गिर जाते हैं, जो थी 2002 के गुजरात राइट्स। इसमें एक ट्रेन को आग लगा दी गई थी और ये हिंदू मुस्लिम दंगे बन गए थे। इस वॉयलेंस के बाद मोदी से सब रेजिग्नेशन मांगने लग गए, क्योंकि उन्होंने इस घटना को रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया था। बट जब 2002 का इलेक्शन हुआ तो इसी रिलीजन पॉलिटिक्स को पूरा इस्तेमाल किया गया। ये देखिए 2001 का गुजरात सेंसस। 89% जनता हिंदू है, 9% जनता मुस्लिम है और रेस्ट सिर्फ 2% जनता अदर रिलीजन में आती है। और ये स्ट्रेटेजी के चलते इस बार बीजेपी 2/3 मेजोरिटी के साथ जीतती है और मोदी फिर पावर में आते हैं फॉर द सेकेंड टर्म। इस बार हिंदुत्व के साथ गुजरात इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे भी ध्यान दिया जाता है। जैसे फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क्स खुलते हैं गुजरात में, वाइब्रेंट गुजरात समिट के तहत इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज लाई गई गुजरात में, साथ ही एनजीओज को सपोर्ट किया गया फॉर ग्राउंड वाटर प्रोजेक्ट्स। सरदार सरोवर डैम बनाया गया जो इरिगेशन में मदद कर पाए। इन वजह से कॉटन का प्रोडक्शन गुजरात में बहुत तेजी से बढ़ा। साथ ही ऑटोमोबाइल कंपनी जैसे टाटा मोटर को जब वेस्ट बंगाल से निकाला गया तो गुजरात में उन्हें मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालने के लिए एनकरेज किया गया। तब टाटा मोटर के साथ साथ दूसरे ब्रांड्स भी गुजरात आए। मोदी फेवर कर रहे थे प्राइवेटाइजेशन को। एज यूजुअल ये डेवलपमेंट्स बिना किसी डिबेट के कैसे रह सकते हैं। लोगों का मानना था कि गुजरात की ग्रोथ दूसरे सिमिलर इंडस्ट्रियल स्टेट से सिमिलर थी, ऑल्दो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और फ्रीडम गुजरात में ज्यादा था, बट एट द कॉस्ट ऑफ वीक लेबर लॉज। साथ ही ह्यूमन डेवलपमेंट, एडुकेशन और हेल्थ केयर पे कोई मेजर स्पेंडिंग नहीं की गई। यहाँ तक कि तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि मोदी को गुजरात राइट्स के बाद पावर में छोड़ना एक मिस्टेक थी, जिस वजह से बीजेपी 2004 का इलेक्शन हारी। अब वेस्टर्न कंट्रीज भी इन राइट से खुश नहीं थी। इन बेसिस पे यूएस ने तो मोदी को वीजा देने से भी मना कर दिया था। साथ ही यूके और यूरोपियन यूनियन ने भी मोदी को बैन कर दिया था। बट जब मोदी की पावर और इन्फ्लुएंस बढ़ी तो ये बैन्स को हटा दिया गया। सोचिए दोस्तों, ये देश जो अपने आप को डेवलप बोलते हैं बट सिचुएशन के हिसाब से जिस स्टैंड के लिए खड़े होते हैं उसे ही छोड़ देते हैं। अब 2007 के वक्त मोदी ने टेररिज्म का मुद्दा उठाया कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इन अटैक्स को अलग अलग जगह रोक क्यों नहीं पा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 2014 से पहले और 2014 के बाद टेरर अटैक्स की फ्रीक्वेंसी कम तो हुई है। ऑल्दो इस इलेक्शन के लिए भी कोर प्रिंसिपल तो हिंदुत्व ही रहा और इसी के चलते फॉर द थर्ड टाइम मोदी फिर से बनते हैं सीएम और इस बार बनते ही वो बन जाते हैं द लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम ऑफ गुजरात। मोदी अपने आप को आइडेंटिफाई करवाने लग गए विद द स्टेट ऑफ गुजरात, जिसके साथ होलोग्राम्स और टेक्नोलॉजी का भी पूरा इस्तेमाल किया गया, जिस वजह से वो एक लार्ज ऑडियंस तक पहुंच पाए। अब 2012 के इलेक्शन में और फिर से कोई स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट ना होने की वजह से मोदी फिर सीएम बन जाते हैं। मोदी का इन्फ्लुएंस डे बाय डे बीजेपी के अंदर बढ़ते जा रहा था, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग हिंदुत्व लीडर की हमेशा से कमी रही थी जो फाइट कर सके अगेंस्ट द सेक्युलर कांग्रेस। और लोगों को एक ऐसा व्यक्ति मोदी में दिख रहा था जो शायद हिंदुओं का पक्ष अब स्ट्रांगली रख पा रहा था। बीजेपी पार्टी में एल.के. आडवाणी जैसे सीनियर लीडर होने के बावजूद जो पीएम कैंडिडेट बन सकते थे, बट लोग मोदी से इतना रिलेट कर रहे थे कि अगर मोदी पीएम कैंडिडेट ना बनते तो लोग बीजेपी को वोट ही नहीं देते। इसका शायद मेन रीजन मोदी की हिस्ट्री रही थी, क्योंकि मोदी एक आम फैमिली से आते थे, स्ट्रगल करते हुए आए थे लाइक अ नॉर्मल सिटीजन, जिससे लोग उनसे बहुत रिलेट करने लग गए थे।
और इसी के चलते 2014 के इलेक्शन के लिए मोदी को पीएम कैंडिडेट बना दिया गया। कैंपेन के लिए मोदी ने कांग्रेस के करप्शन स्कैंडल पे फोकस किया, साथ ही कैसे उन्होंने गुजरात को डेवलप किया और देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का वादा भी किया। जैसे अभी तक हमने देखा कि हर बार मोदी कोई भी नई चीज हो, भले वो टेक्नोलॉजी हो या कोई आइडिया हो, उसे करने से कभी भी डरते नहीं थे। इस इलेक्शन के प्रचार के लिए उन्होंने न्यूज चैनल, सोशल मीडिया प्लस 1000 से ज्यादा रैलियां निकाली। रिजल्ट था बीजेपी बिकम्स द फर्स्ट पार्टी जिसने मेजॉरिटी सीट जीती थी अपने दम पे सिंस 1984। और 2014 में नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री की शपथ ली। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी अब प्रधानमंत्री बनते ही कुछ डिसीजन ऐसे लिए गए जो फिर से पीएम पे सवाल उठाते हैं। जैसे कुछ बिल जहां जजेस को अपॉइंट करने की पावर गवर्नमेंट के पास होके जुडिशियर से कम कर दी गई। साथ ही प्लानिंग कमीशन को अबॉलिश करना और उसकी जगह नीति आयोग को लाना ताकि पॉलिसी मेकिंग में कंट्रोल गवर्नमेंट का बढ़ जाए। उसी के साथ बहुत सारे एनजीओज के खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन की गई ऑन द ग्राउंड कि ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट को स्लो कर रहे हैं। बट बहुत सारे फील्ड जहां चेंजेस देखे गए, जैसे कि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, ताकि गवर्नमेंट सेवाएं इलेक्ट्रॉनिकली मिल सके, जैसे आप देख सकते हो। सीएए लाया गया जिसमें इंडियन सिटीजनशिप प्रोवाइड कराई जाएगी टू हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज और क्रिश्चियन ऑफ पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान। साथ ही राम मंदिर बनाया गया, ट्रिपल तलाक हटाया गया, आर्टिकल 370 को भी निकाला गया। इकोनॉमी के लिए प्राइवेटाइजेशन पे फोकस किया गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आसान करने की कोशिश की गई, कॉर्पोरेट टैक्सेस को रिड्यूस किया गया, वेल्थ टैक्स को हटाया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रायोरिटी दी गई, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लाया गया ताकि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ सके कंट्री में। साथ ही जीएसटी, डीमोनेटाइजेशन, स्वच्छ भारत जैसे कुछ बड़े डिसीजन भी देखे गए। ऑल्दो हेल्थ केयर और एडुकेशन को फिर निगलेक्ट किया गया, बट कोविड-19 के वक्त हमारा मैनेजमेंट वेस्टर्न कंट्रीज से बहुत अच्छा था। वही फॉरेन पॉलिसी में गवर्नमेंट न्यूट्रल ही थी, जैसे हम रशिया यूक्रेन वॉर में देख सकते हैं। एनवायरनमेंट के लिए इंडिया इज द ओनली कंट्री जो पेरिस एग्रीमेंट के तहत अपने गोल्स को अचीव कर पा रही है। टाइम मैगजीन का कवर हो कि 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन द वर्ल्ड की लिस्ट हो, मोदी जी हर जगह हैं। इस वीडियो को अंत एक क्वेश्चन से करते हैं। आप खुद अपनी लाइफ में देखिए और सोचिए कि जेन्युइनली क्या देश में कोई इम्प्रूवमेंट हुआ है, कि ये सिर्फ मोदी जी की एक जीनियस मार्केटिंग और पीआर का कमाल है। ये डिसीजन आपका है, बट कोई साइड लेने की जगह हमें गलत चीजों को क्रिटिसाइज करना चाहिए और अच्छी चीजों को बढ़ावा देना चाहिए, तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों। इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल रॉन्चो। तब तक के लिए सायोनारा।